जो वक्ता हैं, ईश्वरी महतो जी, अध्यक्ष सामाजिक न्याय परिषद झारखंड, पूला प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उदय भद्र बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश, रामलाल साहू, संगठन सचिव छत्तीसगढ़, चरणजीत सिंह जम्मू कश्मीर, ये हमारे इस जूम मीटिंग के मुख्य वक्ता होंगे। मैं सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि आप समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को पूरा करेंगे। आप सभी के लिए अधिकतम 5 मिनट में ही अपनी बात को पूरा करना है, जिससे हमारी मीटिंग सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो अब मैं वक्ता गणों की कड़ी में, चूंकि ये शिक्षा की देवी माता सावित्री फुले जी का सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष है, इसी विषय पर सभी वक्ता गणों को अपनी राय, अपने विचार रखना है। तो मैं जो हमारे चरणजीत सिंह जी जम्मू कश्मीर से है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। और स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। सम्मानीय चरणजीत सिंह जम्मू कश्मीर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चरणजीत जम्मू कश्मीर से। जी सर, बोलिए। सभी सदस्य जो इस जूम मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सदस्यों को सादर जय भीम। आज का जो विषय है, आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया है, तो काफी कम समय है, लेकिन फिर भी अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। पहले तो यह है कि जितने भी जो महाअनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए ये कोई नाम नया नहीं है। तो सावित्रीबाई फुले जो कार्य इस देश में करके चली गई हैं, वो शायद ही कोई कर पाए, और जैसे हालातों में उन्होंने किया है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि उनका हमारे इस समाज पर बहुत बड़ा एक उपकार है। और सावित्रीबाई फुले को याद करें और ज्योतिराव फुले को हम ना करें तो ये बात नहीं बन सकती है। ज्योतिराव फुले अगर इतने महान इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, शिखर तक पहुंचे, तो उनको पहुंचाने में सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा हाथ था। और ज्योतिराव फुले के साथ साथ सावित्रीबाई फुले का जिस तरह से हम लोगों के ऊपर आभार है, शायद हम लोग उनके लिए जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका दर्जा इस देश में मिलना चाहिए, वो उनको वो दर्जा अभी तक नहीं मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से कि उन्होंने ये मंच प्रोवाइड किया है, हम लोगों को एक आह्वान किया है, और हम कम से कम आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खाली चर्चा से बात नहीं बनेगी, इसको हमें मतलब युद्ध स्तर पर काम करते हुए लोगों के बीच में जाकर इनके कृतज्ञों के बारे में बताना है। और जो उनके आदेश हुए हैं, अगर हम उनको श्रद्धांजलि आज उनके जन्मदिन पर देना चाहते हैं, जहां उनको आज हम याद कर रहे हैं, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। और जो उनका समता मूलक समाज का एक मार्ग था, चाहे वो एजुकेशन को लेकर था, तो उसको हमें अपने समाज के हर निचले वर्ग तक लेके जाना है, क्योंकि पढ़ेगा समाज तभी आगे बढ़ेगा समाज। तो ये पढ़ाई का जो उनका मूल मंत्र था, उसको भी हम अभी तक हम कह सकते हैं कि इस देश में जहां तक उस एजुकेशन को हमें ले जाना चाहिए था, हम नहीं ले पाए हैं, हमारी सरकारें नहीं ले पाए हैं, तो हमें उसके लिए प्रयासरत रहना होगा। दूसरा जो था मेन, उनका समता मूलक समाज की जो उन्होंने स्थापना की थी, तो हम भी कहीं ना कहीं अभी तक उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आपस में अभी भी हम जातियों बिरादरियों में जुड़े हुए हैं, इनको तोड़कर हमें बाहर निकलने की जरूरत है।
और इसको करने का मतलब मैं तो ये चर्चा करना चाहूंगा, आज के जितने भी वक्ता हैं जो बोल रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें ये ठीक है जो उन्होंने किया है उसके बारे में, और जो उनको मिलना चाहिए था आदर सम्मान मान सम्मान, वो उनको नहीं मिला है इस देश में। क्योंकि मुझे जब हमने पढ़ा है फूले, खासकर सावित्रीबाई फूले जी को, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो इलाज करते हुए बीमारी से हुई थी। एक तरफ हमारे मदर टेरेसा होती हैं, वो हिंदुस्तान में बच्चों के, भारत में बच्चों के इलाज के समय उनकी मृत्यु होती है तो उनका समाज जो है उनको गार्ड की उपाधि देता है, उनको सेंट की उपाधि देता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेवा भाव, सेवा करते हुए सावित्रीबाई फूले को जो उनके प्राण निकले थे या उनके मतलब चलाना हमारे बीच में से चले गए थे, वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो हमारी सरकारें इनको नहीं दे पाई हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हमें जल्द मतलब प्रयास कर कर बहुजन समाज को तैयार कर कर, और बहुजन समाज के जरिए ही हम इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सत्ता अपने हाथ में हो। तो सत्ता का, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब की सोच हो या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सोच हो, तो उनका यही था कि मास्टर चाबी जो है वो सत्ता में है। सत्ता अगर आ जाएगी, क्योंकि धर्म उसी का चलता है जो जिस धर्म का राजा होता है। तो हमें अपना धर्म, अगर हमें सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले के सपनों को पूरा करना है, तो सबसे बड़ा प्रयास जो है वो सामाजिक आंदोलन के साथ साथ सत्ता का आंदोलन भी हमें जारी रखना होगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद महोदय जी, आपने सावित्री फुले के जीवन संघर्ष के संबंध में आपने बातें रखी, और आपने देश की व्यवस्था पर भी आपने अपनी बात रखी। साधुवाद है के पात्र है। मैं इसी कड़ी में रामलाल साहू, जो संगठन सचिव छत्तीसगढ़ से है, अगले वक्ता, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात जूम मीटिंग पे अपनी रखें। स्वागत है रामलाल साहू जी। रामलाल साहू जी जो संगठन सचिव छत्तीसगढ़ से हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। स्वागत है। रामलाल साहू जी को यदि जुड़े हो तो उनको वो अपना माइक खोले और अपनी बात रखें। रामलाल साहू जी, संगठन सचिव छत्तीसगढ़। यदि रामलाल साहू जी नहीं जुड़े हैं तो अगले वक्ता के रूप जुड़े में, हैं जी, जुड़े हैं, रामलाल साहू जी जुड़े हैं। हाँ, तो अपनी बात रखें। सम्मानीय रामलाल साहू जी, संगठन सचिव छत्तीसगढ़, बात रखें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है। थोड़ा उजेले में आ जाइए। हाँ ठीक। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज के इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी धम्म बंधुओं को, वक्ताओं को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्ध। बहुजन में जन्मे समस्त महापुरुषों एवं माताओं, सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख के चरणों में नमन करते हुए आज की अधिवेशन में मुझे बोलने का आप लोगों ने 5 मिनट का समय दिया है, और 5 मिनट के समय में मैं जितना भी मेरा वक्तव्य देना है या जितना मुझ में तजुर्बा है मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। माता सावित्रीबाई की फूले की जन्म 3 मार्च 1831 में हुआ, और उनके
जो पतिदेव हैं ज्योतिबा फुले, वो भी महान व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व में आज पूरा भारत की जानकारी, और मुझे ये दुख लगता है, हम तो जितना जानकारी रख रहे हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों को हम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब जैसे, मान्यवर कांथीराम जैसे महापुरुषों जैसे तैयार करना है, तब कहीं बाबा साहब का सपनों का भारत तैयार होगा। हम जितना जोड़ के बोलेंगे, अगर हम तो जो ज्ञात रखते हैं अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक बाबा साहब का सपनों का भारत हम नहीं बना पाएंगे। हम जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर उतनी रुचि रख के हम सुसज्जित होके एक योद्धा के रूप में पहले अपने बच्चों, अपने घर वाले, पति पत्नी, बेटा बहू, पोता पोती को अगर हम तैयार करने में जुट जाएंगे, तो निश्चित रूप से है माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के आचरणों को हम अमल करके अपने घर परिवार में अमल करवाएंगे, तो ये सुनिश्चित है कि बाबा साहब का सपनों का भारत तैयार करने में हम आगे रहेंगे, और बाबा साहब की कारवां को, माता सावित्रीबाई फुले की कारवां को आगे बढ़ाने में कामयाबी होंगे। बस इतनी बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। संचालक महोदय। धन्यवाद रामलाल साहू जी, आपने माता सावित्री फुले के जीवन संघर्ष पर आपने अपने ख्यालात रखे, और भविष्य में समाज को भी इसी तरह जुड़ करके काम करने की आपने अपील की। साधुवाद। मैं अगले वक्ता के सम्माननीय उदय भद्र बौद्ध जी, जो प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश में है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आए और आप भी सावित्री फुले जी के सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष के विषय पर अपनी बात रखें। ऐसी चाहत रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप आए और अपनी बात रखें। सम्माननीय उदय भद्र बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश। सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज का विषय है भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जीवन। उनका जो जीवन है, सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान, उस योगदान के संबंध में मुझे बोलने का जो अवसर दिया आपने। निश्चित तौर से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महिला बाल विकास संघ के माध्यम से जबलपुर मध्य प्रदेश में सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के बारे में 1998 के पूर्व हमें भी नहीं पता था। हमारे पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी के एक सभा में वक्तव्य में, उनके भाषण में लगभग 1 घंटे की स्पीच में महात्मा फुले ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष को हमने जाना समझा, और उसी कड़ी को लेकर के राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महिला बाल विकास संघ के माध्यम से जबलपुर में स्थापित कर आज से 27-28 वर्ष पूर्व उनके जीवन संघर्ष को हमने जबलपुर मध्य प्रदेश में बताने की कोशिश किया। निश्चित तौर से सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और 9 से 10 वर्ष में उनकी शादी होती है, विवाह होता है, और उनकी पढ़ने की जो लालच थी, अपने पिताजी की इच्छा जाहिर करती हैं, पर ऐसे समाज में जन्म लिया था कि जो शिक्षा के वंचित समाज कहा जाता था, उनके पिताजी ने उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी। पर जब सावित्रीबाई फुले का विवाह होता है और महात्मा फुले के साथ जब जीवन बिताते हैं, तो उन्हें पता चला कि सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाहती हैं। निश्चित तौर उन्हें शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद पहला न्याय तो उन्होंने किया कि इस देश की सामाजिक न्याय में महिलाओं की जो भागीदारी जो शिक्षा के लिए होनी चाहिए, वो अपने पति से उनको मिली। वह न्याय को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा का जो 1 जनवरी 1848 को उन्होंने महिला शिक्षा की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले के संघर्षों से, फातिमा शेख के माध्यम से, और कई उनके जो जीवन में संघ में इस शिक्षा को बढ़ाने का काम किया। उनको मैं साधुवाद देता हूं।
और साथ ही साथ दूसरी, सामाजिक न्याय के दौर में सावित्रीबाई फुले ने नारियों के लिए, जो विधवा महिलाओं के लिए प्रसूतिका का जो अन्य अत्याचारों से जो बच्चे पैदा होते उनके लिए प्रतिबंधक गृह बनवाए, और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने हमेशा लड़ते रहे। जो विधवा विवाह का समर्थन करते हुए विधवा विवाह का आयोजन करवाए, और शिक्षा के लिए उन्होंने हमेशा कवि, एक अच्छी कवित्री होने के साथ साथ उन्होंने अपना जीवन एक कवि के रूप में एक अपनी बात को कहने का उनका तरीका सत्यशोधक समाज के माध्यम से, जो उन्होंने अपने पति के द्वारा चलाए हुए सत्यशोधक समाज के साथ साथ उन्होंने जो जब अकाल पड़ते थे, जब अन्न नहीं होते थे, उसके लिए अन्न की व्यवस्थाएं कराना उनका एक विशेष योगदान होता था कि शिक्षा देना, ज्ञान देना और न्याय के लिए उनको जीवन दान के लिए भोजन दान की व्यवस्था करना उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में नारियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के दलित शोषित वंचितों के लिए उन्होंने शिक्षा दी। यह उनका जीवन संघर्ष हमें आपको ऐसा प्रेरणा देता है कि निश्चित तौर से आज के दौर में यदि हम सभी उनको समझ पाए हों तो निश्चित तौर से आज सबसे पूजनीय, माता पिताओं के बाद वो सबसे पूजनीय है कि उन्होंने शिक्षा का द्वार खोल करके हमको, आप सभी को जागृत करके न्याय के लिए अग्रसित किया। यदि हमारे पास शिक्षा न होती और हमारे पास ज्ञान न होता तो एक संघर्ष न करने का हमारे आप पास क्षमता न होती। तो निश्चित तौर सावित्री फुले का योगदान इस देश में नारियों के लिए, शूद्रों के लिए, अतिशूद्रों के लिए बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना जीवन दलित शोषितों के लिए किया। तो अपनी बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। साधु साधु। धन्यवाद उदय भद्र जी, बौद्ध जी, आपने अपने विचारों से सावित्री फुले जी के सामाजिक न्याय के किए गए संघर्ष, शिक्षा के संबंध में, अनाथालय के संबंध में, व अपने पति के लिए किए गए जो उन्होंने साथ में जो काम किया, इस पर आपने प्रकाश डाला। और आपने स्वयं विगत 1998 से आप इस काम में पूर्व से लगे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं अगले वक्ता सम्मानीय फूला प्रसाद बौद्ध जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आए और अपनी बात सावित्री फुले जी के सामाजिक न्याय के संघर्ष के संबंध में अपनी रखें। स्वागत है, आप अपनी बात रखें सम्मानीय फूला प्रसाद। धन्यवाद, वो आपने हमें बोलने का मौका दिया है। जय भीम, जय भीम, नमस्कार। करुणा के स्वागत चरणों में करता हूँ। मोदी सत्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करता हूँ। आज की शुभ वेबिनार परेशान हो रहे हैं। आरती साकवार अपना माइक बंद रखें। बंद कर लें, माइक खोले हैं जो तो बंद कर लें, कृपया माइक बंद कर लें। जी जी हाँ, जी। आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय दशरथ प्रधान मौर्य जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली से हैं। विशिष्ट अतिथिगण में माननीय ईश्वरी प्रसाद महतो जी, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक न्याय परिषद झारखंड से हैं। माननीय उदय भद्र बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश से हैं। माननीय रामलाल साहू जी, प्रदेश संगठन सचिव हैं छत्तीसगढ़ से। माननीय चरणजीत सिंह जी, जम्मू कश्मीर से। और जूम वेबिनार के संचालक माननीय नंद कुमार कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश से हैं। इस वेबिनार से जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। आज की इस वेबिनार में शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले द्वारा सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष की कहानी पर जो है आधारित है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं एवं एक कवित्री भी थीं, जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर
महिला शिक्षा और सामाजिक समानता जैसे छुआछूत, विधवा विवाह, नारी मुक्ति के लिए अभूतपूर्व काम किया। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला था और सत्यशोधक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, जिसने न केवल महिला के सशक्तिकरण और नारीवाद की प्रतीक बन गई थी। 9 साल की उम्र में ही ज्योतिबा फुले से शादी हुई थी। पति ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उनकी मंशा जान गए थे वो, और इसलिए उन्होंने भी प्रेरित किया और पति के साथ मिलकर 18 स्कूल खोले थे उन्होंने उस समय में, जब अंग्रेजी रियासत थी उस समय। और मनुवादी जो है बिल्कुल जो है चरम सीमा पे थे। विधवा विवाह, बाल हत्या पर रोक, विधवा और अनाथालयों के लिए प्रबंधक गृह की भी स्थापना की थी उन्होंने, तथा दलित व महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम बहुत किया था उन्होंने। सावित्रीबाई फुले मराठी की भी एक बहुत विशिष्ट कवित्री भी रही हैं। उन्होंने तमाम जो है स्कूल खोले और महिलाओं और दलितों को उत्थान के लिए भी काम किया। और सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा संचालित सत्यशोधक समाज में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी उन्होंने, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता को लाना था। सामाजिक कुरीतियां उस समय बहुत बड़े बात। सामाजिक असमानता इतना ज्यादा थी, जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। उन्हें भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की मसीहा और महानायिका भी माना जाता है। भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी उन्होंने, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया था, विधवाओं और शोषितों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई थी। सोचिए कि उस समय जब मनुस्मृति जबरदस्त लागू थी और हमारे देश में अंग्रेजी रियासत लागू थी, जो हम लोगों को न पढ़ने का न लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था, न महिला को अधिकार था, उस समय उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठाया और जो है इसको पूरा किया। और आज जो है हमारे समाज में जो है उनको जो है बहुत सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है। और हम कोशिश करें कि मतलब उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का जो है निश्चित तौर पे जो है प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं इसी के साथ, चूंकि समय अभाव है, इसी के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी धन्यवाद। आप ने अभी सावित्री फुले जी के जीवन संघर्ष में किए गए कार्यों का आपने विधिवत आपने अपने विचारों से आपने हम सबको अवगत कराया। आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं अब सामाजिक न्याय की इस चर्चा में हमारे अगले वक्ता सामाजिक न्याय परिषद झारखंड के जो अध्यक्ष हैं ईश्वरी महतो जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आए और इस राष्ट्रमाता सावित्री फुले के सामाजिक न्याय के संबंध में किए गए कार्यों पर अपने विचार रखेंगे। सम्माननीय ईश्वरी महतो जी, झारखंड। अपना माइक को खोलिए सर, माइक खोलिए ईश्वरी सर। क्लिक करिए, नीचे क्लिक करिएगा तो माइक आएगा, लाल रेखा है उसको क्लिक करिएगा, वो खुल जाएगा माइक। माइक नहीं खोल पा रहे हैं क्या? सर माइक बना हुआ है वहां पर, उसको टच कीजिए। अपने लेफ्ट साइड में देखिए माइक बना है, एक वीडियो बना है, एक माइक बना है। किसी की हेल्प ले लें, घर में कोई बच्चा होगा वो बता देगा। बूढ़े आदमियों को असल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बच्चे तो आजकल बड़े फास्ट हैं सर।
मैं तो बच्चे ही तो जानते हैं, हम कहाँ जानते। जी मैं उपस्थित हो गया। जी सर। बोलिए बोलिए। और आदरणीय जूम मीटिंग में के पदाधिकारीगण एवं सामाजिक न्याय परिषद के तमाम बुद्धिजीवीगण, आज हम सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आज समाज में हम लोग बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम में पहले से हमारे बहुजन नायकों का कोई अता पता नहीं था। जब हमारे बौद्ध महासभा का गठन जो हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ, हमारे यहाँ सैकड़ों मीटिंग हुई, तब जाकर के हमारे बुद्धिजीवियों में बहुत सा उभार आया है, चेतना का विस्तार हुआ है। हम माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ जितने भी बहुजन नायक हुए हैं, उनकी इतिहासों को जब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो मन में बहुत भारी उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है। और हम लोग इसीलिए हर संडे को यहाँ पर मुख्यालय में जो तीर्थशरण के साथ साथ संविधान सभा का गठन करके संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं। और सामाजिक न्याय के जो यहाँ संगठन है राज्य में, और उसके तहत हम लोग तमाम लोगों को जिलावार, प्रखंडवार और राज्य स्तर के भी हम लोग प्रारंभ शुरू किए हुए हैं। और माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं, शिक्षा के अलग जगाने में दोनों का अहम भूमिका नारी और पुरुषों के लिए रहा। अनाथालय उन्होंने खोला, विधवा विवाह का प्रचलन कराया, और तरह तरह के जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने जीवन को कुर्बानी देने के लिए सदशोधक समाज के माध्यम से समाज को अग्रसर किया, जो कम ही है, जो इतिहास में जो है से हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और हम लोग याद करते हैं आने वाला पीढ़ी को, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे अग्रसर करते हुए, और हम लोग अपने पूरे अपना देश में दया बौद्धिक चेतना को जगाते हुए और तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए पूरे विश्व में हम जो ऐसे बौद्धमय भारत बनाने का और सुखमय भारत बनाने का सपना को पूरा करेंगे। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय हिंद। धन्यवाद महतो जी, आपने सावित्री फुले के जीवन संघर्ष अपने प्रयासों के बारे में आपने इस वेबिनार में अपनी बात रखी, साधुवाद के पात्र हैं। सम्मानित साथियों, राष्ट्रमाता सावित्री फुले का जन्म 1 जनवरी 1831 को हुआ, और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जो काम किया वह लगभग 17 वर्ष की उम्र, यानी 1 जनवरी 1848 से उन्होंने प्रारंभ किया, और उस काम को लगातार उन्होंने यानी कुल 66 वर्ष वो जीवित रही, और 49 वर्ष सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम किया। मेरा मानना है 1 जनवरी 3 जनवरी को 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ, और वो 1897 तक जीवित रही, और 49 वर्ष तक उन्होंने समाज के लिए काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले 1890 को वो उनका परिनिर्वाण हो गया। उनके मरने के बाद लगभग वो 7 वर्ष तक आगे वो जीवित रही। तो उन्होंने जो समाज के लिए काम किया, मेरा मानना है कि ज्योतिबा फुले को इतना सब कुछ हासिल हुआ है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की वजह से हुआ है। अब हमारी आज के इस आयोजन की अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय सम्मानित दशरथ मौर्य जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप
आए और इस वेबिनार का अध्यक्षीय उद्बोधन आप करें, सम्मानीय दशरथ मौर्य जी। धन्यवाद संचालक जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी तथा भारत रत्न भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बौद्ध जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे RBM के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय राजाराम आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बनगोत्रा जी तथा इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे पूर्व के विशिष्ट अतिथि एवं वक्तागण द्वारा दिए गए वक्तव्य से अपने को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की क्रांति जो होती, देखिए ये खुल गया, और सावित्रीबाई फुले का जन्म, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, 3 जनवरी 1831 में हुआ था। वो उनके पति माननीय ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा माता जी को, सावित्रीबाई फुले जी को पहले शिक्षित किया गया। तत्पश्चात माता सावित्रीबाई फुले जी द्वारा महिलाओं की शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए, उसमें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुजन महिलाओं की शिक्षा के लिए, बहुजनों के लिए, तो हम उसको और जोड़ते हुए आगे बताना चाहता हूं कि केवल बहुजन महिलाओं के लिए नहीं, सभी महिलाओं की शिक्षा के लिए, किसी भी जात की महिलाओं को पढ़ने का, उन्हें पढ़ने लिखने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो उसमें सभी जात की महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा, मुख्य रूप से शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया, विद्यालय खोला। विद्यालय जाती थी तो जो हमारे इसके विरोधी थे, मनुवादी लोग थे, वो उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, जिससे उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इसलिए वो एक अतिरिक्त कपड़ा लेकर जाती थी और स्कूल में पहुंचकर उसको बदलकर तब शिक्षा देती थी, और तमाम किस्म की परेशानियां उन्हें झेलना पड़ता था। तरह तरह से विद्यालय बंद करवाने के प्रयास किए जाते थे, बालिकाओं को स्कूल जाने से रोका जाता था जिससे ये शिक्षित नहीं कर सकें। उस समय में उन्होंने इतनी परेशानियां झेलते हुए सामाजिक न्याय और समाज सुधार के लिए बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का कार्य किया, और शिक्षा के अलावा उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए, विधवा विवाह के लिए, इन सब के लिए, सभी सामाजिक न्याय के कार्यों को करने में वो अग्रसर रहीं। विद्यालय खोलते गए और बालिकाओं को शिक्षित करते गए, जिसका परिणाम रहा कि आज हमारे महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार है और वो भी शिक्षित हो रही हैं, पुरुषों के बराबर सब जगह पढ़ रही हैं। यहाँ तक कि उसी माताजी सावित्रीबाई फुले की देन है जो पढ़ करके वो, जो कि पुलिस और सेना सबसे कठिन नौकरी मानी जाती है, सेना में भी जा रही हैं हमारे घर की लड़कियां, और पुलिस में भी जा रही हैं, सबसे कठिन से कठिन कार्य कर रही हैं। यहाँ तक कि जो है
वो हवाई जहाज उड़ाने का भी कार्य कर रही हैं। ये सब सारी देन ये माता जी सावित्रीबाई फुले की देन है। इसके बाद उन्होंने जो सुधार किया उसका परिणाम तो अब मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। जैसा कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय हमेशा कहते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जो विद्यालय खोले जाएं, जो बहुजन के लोग विद्यालय खोलें और उसमें हमारे महापुरुषों की जीवनी का भी एक विषय रखा जाए। कम से कम प्रतिदिन या सप्ताह में एक दिन महापुरुष की जीवनी के बारे में बताया जाए तो उनके बारे में जानकारी हो सकेगी। अभी तक जो है ज्यादातर स्कूलों में हर जगह वही पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, जबकि सरस्वती का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है, किसी भी इतिहास में नहीं मिलता है। जहां भी मिलता है वहां माता जी सावित्रीबाई फुले का ही मिलता है कि शिक्षा की देवी वास्तव में यही है। माता सावित्रीबाई फुले ही शिक्षा की देवी है और इनके जन्मदिन को केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को नहीं, सबको मनाना चाहिए। पूरे देश की सभी महिलाओं को मनाना चाहिए और पुरुषों को भी मनाना चाहिए। जो मनुवादी हैं वो तो नहीं मनाएंगे, लेकिन मनुवादी के अतिरिक्त लोग जो हैं वो जो है उन्हें अवश्य मनाना चाहिए। इन्हीं की देन है। जो सभी लोग जानते हैं कि जब शिक्षित होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और जब हम आगे बढ़ेंगे, स्वयं आगे बढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि प्रथम राष्ट्र तो प्रथम तब होगा जब उसे हम बनाएंगे, और हम तभी बना सकते हैं जब उसके लिए सक्षम होंगे, और सक्षम तभी होंगे जब हम शिक्षित होंगे। तो हम स्वयं शिक्षित हों और अपने महापुरुषों के जीवनी को देखें, पढ़ें, उनके बारे में जानें, अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार को बताएं, अपने घर के पुत्र पुत्रियों को, महिलाओं को बताएं कि माता जी का क्या योगदान है महिलाओं के जो है पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनके प्रति जो छुआछूत, कुरीतियां और विधवा विवाह, ये सब पर जो रोक था, इसको कैसे उन्होंने मिटाया, कितना संघर्ष किया, इसके बारे में हमको जागरूकता का एक अभियान चलाना चाहिए। कम से कम जो है अपने समाज में जहां हम उठते बैठते हैं, अपने परिवार में, सबको बताना चाहिए। तो माता जी का यह योगदान बहुत ही सराहनीय रहा और उन्हीं के देन रही कि जो बालिकाएं भी शिक्षित हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि सभी ने पढ़ा। उन्होंने सर्वप्रथम विद्यालय 1848 में खोला था, बालिका विद्यालय, और काफी परेशानियों से के साथ जो है चलाया। लोगों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा बंद करने के लिए बार बार प्रयास किया जाता रहा, लेकिन वो जो है अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग से और इनको आगे बढ़ाने में, जब आगे बढ़ने में दिक्कतें आई तो फातिमा शेख ने भी दोनों लोगों की काफी मदद किया था, अपने घर पर रोका था और वहां से इनको आगे बढ़ाने का सहयोग मिला। तो माता जी के आगे बढ़ने में फातिमा शेख का भी बहुत उत्कृष्ट हाथ रहा है, सराहनीय कार्य रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केवल कहने से नहीं होता है, इसको हमें अपने जेहन में उतारना चाहिए। और शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। आज शिक्षा की ही देन है जो देश के कोने कोने से बैठे लोग जो है इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। नहीं तो इतने लोग कहाँ कहाँ के लोग कभी इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अगर कोई एक बार कोई संगठन बुलाया जाता सबको विचार करने के लिए, तो बड़े मुश्किल से लोग इकट्ठा हो पाते हैं। लेकिन हम अल्प अवधि की सूचना के पर जो है
सभी लोग जूम मीटिंग में एकत्र हो जाते हैं, ये शिक्षा की ही देन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमारे वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो माननीय संचालक जी देख लें, अगर हमारे वरिष्ठतम लोग भी कुछ कहना चाहें तो इस संबंध में हमें जो मार्गदर्शन करना चाहें तो उनसे भी मार्गदर्शन लिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने पूर्व के वक्ता गणों की बातों को समर्थन करते हुए आपने नए सिरे से आपने उनकी सारे विचारों को आपने जीवन संघर्षों पर आपने अपने विचार रखी, और आपका ये कहना है कि हमें उन्हीं की तरह आचरण भी करना चाहिए, और साधुवाद के आप पात्र हैं। आप की आज्ञा हुई है कि हमें अन्य वक्ता गणों को भी जोड़ना है, तो आपकी तो मैं चाहूंगा कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी ख्यालात इस वेबिनार में आप रखेंगे। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। सभी महामानवों को मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे विद्वान वक्तागण और आज के हमारे अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं केवल आभार और के बारे में 2 शब्द के आभार व्यक्त करूंगा केवल। एक्चुअल में हम इतिहास को देखते हैं, इस हमारे भारत देश को हमारे बहुजन जो लोगों ने ही सींचा है, श्रम किया है, और किसी भी क्षेत्र में निर्माण का ईमानदारी से अगर योगदान है। आदरणीय, आपके वक्तों को जी आवाज आ रही क्या? जी जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये अगर हम शुरू से देखेंगे, प्रारंभ प्राचीन काल से वर्तमान तक, यानी इसका देश का जो निर्माण किया है, ईमानदारी से कार्य किया है और इसको सींचा है, बनाया है और देशभक्ति का परिचय दिया है, तो ये बहुजन समाज है। और ये निश्चित तौर पे हम अगर मनुवाद की व्यवस्था को देखते हैं, जिससे सब पीड़ित रहे, पूरा बहुजन समाज पीड़ित रहा है और उनको जातियों के आधार पर बांट दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा। हम लोग एकता के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। आपके जी आवाज आ रही क्या? हाँ आवाज आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। आ रही। तो चूंकि अभी हमारे वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष पर विचार व्यक्त किए, निश्चित तौर पे एक तो नारी थी, एक उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, उसमें पूरा जीवन संघर्ष किया। और जैसे अधिकांश वक्ताओं ने कहा कि उनका संघर्ष एक समाज के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए था, पूरे समाज के लिए था। और सब उनका उद्देश्य यही था कि मानवतावादी की स्थापना हो, समतावादी की स्थापना हो, जो भेदभाव खत्म हो, शोषण खत्म हो, अन्याय खत्म हो, इस तरह का एक समाज बने। वक्ताओं ने ये, इससे भी मैं सहमत हूं, निश्चित तौर पे उनको जो स्थान मिलना चाहिए हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे शासन की ओर से वो स्थान नहीं मिला। बहुत बड़ी कमी रही। उनका जो योगदान है एक नारी के रूप में पूरे विश्व में एक अद्वितीय स्थान होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो उसमें कमी रही। क्योंकि आरबीएम इसका भी पुणे में उनकी कर्मभूमि में उनका जयंती समारोह मना रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे 500 लोग इकट्ठे होंगे, 300 लोग इकट्ठे होंगे, ये जो भी इकाई इकट्ठी होगी, लेकिन इसके माध्यम से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था पूरे देश में, वो हम सबको करने की आवश्यकता है। अभी मैंने कुछ जगह देखा कि कुछ दूसरे संगठन है, वो भी इसको जयंती को मनाने के लिए अपने परिचय छपवा लिए। मतलब एक जागृति आ रही है लोगों में। जैसे विजयदशमी को हमारे संस्थापक जी ने आज स्थापित करवा दिया कि सम्राट अशोक विजयदशमी है, और जितने सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, या बाबा साहब ने
जिस दिन जो है वो अपना दीक्षा ली थी, वो स्थान है वो स्थापित हो गया। ऐसे ही हमारे महापुरुषों के लिए हम लोग कार्य करेंगे तो हमारी नई पीढ़ी के लिए बात आई है। नई पीढ़ी में निश्चित तौर पे जो विचार है, उनका आंदोलन है, उनका संघर्ष है, उनका जो कार्य है वो नई पीढ़ी में जाएगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग एकता के सूत्र में बंधे, हम लोग निराश नहीं हो, प्रयास करते रहे। और मनुवाद किसी को छोड़ता नहीं। हमें अभी 1 साल के उदाहरण देखें, चाहे कोई पटेल समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे साहू समाज का हो, अगर उन्होंने धर्म ग्रंथों को टच करके उसको वाचन करने का प्रयास किया है तो भी अपमानित करने का प्रयास किया है। अन्याय, अनजस्टिस सभी स्तर पर होता है। चाहे आरक्षण के मामले में वो छीनने का कार्य किया जाता है, चाहे किसी प्रकार का हो। एक सांकेतिक तौर पे हमको बना दिया जाता है कि जी हमने ओबीसी का बना दिया, एससी का बना दिया, या ट्राइबल का बना दिया। लेकिन हम सबको सब पीड़ित हैं, सब सोचते हैं, सभी के अन्याय अभी हो रहा है। तो इस जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, मानवर काशीराम का जो आंदोलन जो बहुत बड़ा एक परिवर्तन का आंदोलन था, वो नई सभी महापुरुषों से हमें परिचित कराया, चाहे साहू महाराज हों, चाहे हमारे माता जो, तो जो हमारे तथागत बुद्ध से लेकर सभी से उन्होंने परिचित कराया। उनके बहुत ऋणी है हम लोग, और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हमें कार्य करना पड़ेगा। चाहे हमारा पॉलिटिकल पावर हाथ में लेना हो, चाहे आर्थिक रूप से सशक्त बनना हो, चाहे हमें समाज के लिए एक मानवतावादी की समानता की स्थापना हो, चाहे हमें शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य हो जो सावित्रीबाई फुले ने किया था। उन सबके लिए जब तक हम एकजुट नहीं हो जाएंगे, आरबीएम के लिए अलग से इसका एक सामान्य विंग बनाई गई है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उसमें जुड़ के सब लोग कार्य करें। हम सब एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग इस देश में 90% जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और निरंतर जो लोकतंत्र का आवरण चढ़ा करके जो है, जो स्टडी की के तहत जो कार्य किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों भी देखा होगा किस तरह से लोगों ने एक विशेष समुदाय के लिए एक देश को बदनाम करने के लिए कार्य किया गया, निरंतर चलता है। ये हमारे स्टडी की तरह हो रहा है। कुछ लोग हमारा बात कहते हैं हम तो आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपका राष्ट्रपति बना रहे हैं। मेरी बात सुने आप, बाकी लोगों के लिए भी सबको। हाँ जी, तो मैं यही अपनी बात लंबी हो गई, समाप्त करता हूँ। सभी को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को पुनः नमो बुद्धाय जी में, और आगे कार्रवाई जारी रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी महोदय जी। आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस वेबिनार व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों और भविष्य में हम सबको सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में जुटने की आपने अपील की, साधुवाद के पात्र हैं। संचालक जी, अब सभ्य सत्ता कराएं। हाँ बिल्कुल, सभ्य सत्ता कराया जाए, और जो है सभ्य सत्ता करा करके नियमानुसार समापन कराया जाए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोग सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करके इस जूम वेबिनार का समापन करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेमिनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् समागमाः, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमाः, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, चखेमिनु, भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमाः, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, चखेमिनु, कञ्चित् भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमाः। साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।